स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करंट, वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने जैसा कि आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया था दैट इज आर इक्वस टू, यहां से हमारा निकल था V इक्वस टू आई इंटू आर। तो यहां से जो R की वैल्यू आएगी दैट इज R इक्वस टू V अपॉन आई। मैंने जैसे बताया था आपको कि रेजिस्टेंस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट थ्रू अ मटेरियल इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक बात हमारी हुई थी। नाउ रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, लेट्स सपोज दिस इज अ मेटल पीस। ये कोई मेटल का पीस है। मेटल पीस में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे एटम भी प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एटम्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इन्हीं एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हो। ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बन गया हो, यानी इसमें आयंस भी होंगे। इस मेटल पीस के अंदर आयंस हो सकते हैं, इस मेटल पीस के अंदर एटम्स होंगे, इस मेटल पीस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो हमारा करंट जिससे हमें मिल रही है दैट इज जिससे हमें करंट मिल रही है, जिसके कारण हमें करंट मिल रही है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तभी हमें करंट मिल रही है। और करंट हमें उतनी ही अमाउंट में अच्छी मिलती है जितने अमाउंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। यानी फ्लो ऑफ चार्ज अगर स्मूथली होगा तो करंट भी आपकी अच्छी आपको मिलेगी। अब स्टूडेंट देखिए, लेट सपोज ये चार्ज आपका मूव करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन है, मूव करना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा, मूव करने के बाद ठीक है, तो ये कहाँ कोलाइड होगा? एटम से भी कोलाइड होगा। ठीक है, या आयन से भी कोलाइड होगा। यानी व्हेन चार्ज इज फ्लो, चार्ज जब फ्लो होता है, चार्ज फ्लो इन अ मेटल पीस, एक मेटल पीस में इलेक्ट्रॉन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने तक, ठीक है, एक प्लेस से इस जगह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने तक, इस इलेक्ट्रॉनों में आपके ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते हैं आयन से, कोलाइड होते हैं आपके एटम से। और यहां पर अदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, दे विल कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। So, when a charged particle move from one position to other position, one part to other part, when it moves, clear? So, it will collide with the other electron, it will collide with ions, it will collide with atoms. So, ये जो कोलिजन हो रहा है आपका, इतनी ज्यादा कोलिजन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा जगह कोलाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? स्मूथली नहीं होगा। अगर फ्लो ऑफ चार्ज आपका स्मूथली नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें करंट भी उतनी अच्छी अमाउंट में नहीं मिलेगी। यानी अगर किसी मेटल में ये जो चीजें हैं, आयंस हैं, अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, ये अगर इनकी अमाउंट बढ़ जाए तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सॉरी करंट की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है। इज इट क्लियर? द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच it opposes the flow of charge, it opposes the flow of current is known as resistance. Is it clear? रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या है? ठीक है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे फ्लो ऑफ चार्ज का, ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। और कैसे अपोज होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसका मतलब उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, यानी अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस आपका डबल कर दिया जाए तो उसकी करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब ये जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, ये मटेरियल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। देखते हैं।
what are the factors in which this resistance is dependent? वो लगभग आपके चार आपके फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and third is length, area of cross section, third is temperature, and fourth is nature of material, nature of the material. ठीक है, nature of material क्या आपका मटेरियल किस चीज का बना हुआ है. इन चार चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. दीज फोर फैक्टर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है लेंथ, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. देखिए लेंथ पे, रेजिस्टेंस हैज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी जितना रेजिस्टेंस जितना ज्यादा लॉन्ग आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर होगा उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of the conductor. First. Second, resistance has inversely proportional to the area of cross section. अगर area of cross section को मैं A से डिनोट करूं तो resistance will inversely proportional to the area of cross section. And third, when किसी प्योर मेटल में हमने ऐसा देखा है, ऐसा होता है कि प्योर मेटल में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर resistance is also increased. And fourth is nature of material. nature of material कहने का मतलब है मटेरियल आपका किस चीज का बना हुआ है. यानी मटेरियल आपका कौन सा है. जैसे बहुत सारे मटेरियल्स, मेटल भी एक दो मटेरियल्स, जैसे मान लीजिए एक नाइक्रोम है, ठीक है, एलॉय है, एलॉय एक नाइक्रोम है और दूसरा आपका मेटल है. दोनों की आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, ये वेट सारा इक्वल होगा, लेकिन उनका रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता स्टूडेंट. एक का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और एक का बहुत लो होता है. इज इट क्लियर? तो चार चीजों पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. इनको अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. लेट सपोज दिस इज, मान लीजिए ये कोई आपका एक वायर है, दिस इज द वायर, ठीक है. इसकी लेंथ लेट सपोज L है, एंड दिस इज नोन एज द, आपको पता है ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या कहलाती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो मैंने आपको शेड किया है इधर, जो मैंने इधर शेड किया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल. तो एक हो गया L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर इस कंडक्टर का मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? मैं इसको सर्कल से यहां पे दिखा रहा हूं, इस पोर्शन को यहां पे दिखा रहा हूं, इसको समझिए. लेट सपोज दिस इज द सेंटर एंड इसका डायमीटर मान लीजिए D होगा, तो रेडियस माना स्मॉल r है, ठीक है. इसकी रेडियस स्मॉल r, ये रेडियस है इसकी, दिस इज ये इसका डायमीटर होगा, ठीक है. ये रेडियस है और ये मैंने इस क्रॉस सेक्शन को इस तरह से दिखाया, ठीक है. तो इसका एरिया कितना होगा? A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. क्लियर? तो मैथमेटिकली एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर. ये पाई r स्क्वायर रेजिस्टेंस के कैसे, किस तरह से प्रोपोर्शन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और L डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. मैं लिख रहा हूं, देखिए, रेजिस्टेंस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A. इन दोनों का अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A. अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो, दिस इज रो L upon A, where rho is a proportionality constant and it is known as resistivity. ये रो क्या है? resistivity. It is resistivity. It is also known as specific resistance. ठीक है. अगर इस रो की मैं वैल्यू निकालना चाहूं, what will be the resistivity, आपका क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, उसमें सॉल्व करने को रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालिए. और ये रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी हियर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा रो L इक्वल्स टू R इंटू A. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रो विल बी इक्वल टू R इंटू A
ओवर एल। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर, आर इज रेजिस्टेंस, आर इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। इज इट क्लियर? यहां पर रेजिस्टिव किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है स्टूडेंट, दिस इज द कांस्टेंट बिकॉज हियर इज द, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, रो की वैल्यू फिक्स होती है। अब इसकी यूनिट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो द यूनिट ऑफ रो, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। आप ये याद रखें। इज इट क्लियर? सो ये था आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इससे रिलेटेड स्टूडेंट न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज्यादा, रेजिस्टिविटी फाइंड करने के, रेजिस्टेंस फाइंड करने के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ सिंबल बता दूं। देखिए ये आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, ये सेल का सिंबल है। ठीक है, ये छोटा साइन जो होता है आपका नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक, और उसके बाद ये आपका दिस इज ओपन स्विच, और इसको जब हम लगा देंगे इस तरह से, दिस विल बी अ क्लोज स्विच। ठीक है, एंड दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस में अगर एक एरो दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये अगर एरो ऐसे दिखाया जा रहा है, दैट इज इट, दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जब दो से ज्यादा सेल को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाती है स्टूडेंट बैटरी। ठीक है, और आपका वोल्टेज आपको दिखानी हो तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर का साइन जो है, सॉरी वोल्ट मीटर का साइन इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन है, ये जो सिंबल है सॉरी, ये आपके यूज होते हैं सर्किट में। और एक सर्किट का आपको डिजाइन बनाना हो तो एक सर्किट को कनेक्टिंग वायर्स भी होती हैं उसमें। ठीक है, कनेक्टिंग वायर को सीधे से दिखाते हैं, इस तरह से कनेक्टिंग वायर है। ठीक, ये कनेक्टिंग वायर है। करंट का डायरेक्शन दिखाना हो तो इस तरह से एरो से दिखाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्किट बनाया जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में समझते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब है रेजिस्टेंस को हम सर्किट में कैसे कंबाइन करेंगे, किस तरह से हम लेंगे। ठीक है, तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जब रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली इस तरह से ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपके पास दो तीन रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हो आपको, आप एक वोल्टेज सोर्स लगाइए इधर। ठीक है, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके, मैंने 3 दिखाए स्टूडेंट, 4 5 6 7 8 9, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एन कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, इस तरह से जब हम ऐड कर देंगे तो ये आपका निकल के आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। एक रेजिस्टेंस को, ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, लेट सपोज इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस को इस तरह से डायरेक्टली एंड टू एंड इस तरह से हम कंबाइन कर देंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए स्टूडेंट, अगर ये मेरा एक नोड है, ये दूसरा नोड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में केवल 2 नोड रखी जाती हैं और इससे सारे रेजिस्टेंस कंबाइन कर देते हैं। लेट सपोज ये एक रेजिस्टेंस नंबर 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस इज 4, दिस वन इज 5। इस तरह से कितने ही रेजिस्टेंस आप कंबाइन कर सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। दिस कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सो ऑन इस तरह से हो सकता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इस तरह से होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को क्लियरली समझते हैं कैसे। पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको समझा रहा हूं, दोनों केस के लिए अलग अलग समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं
दिस इज R1, R2, R3। एक वोल्टेज सोर्स से मैंने इनको कनेक्ट किया है, ये बैटरी से। इसको मैंने R1, R2, R3, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही हो, आई आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस वाले रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा स्टूडेंट? मान लीजिए V1 होगा। चूंकि ये अलग रजिस्टर है तो इसके थ्रू जो होगा दैट इज V2। दिस वन इज डिफरेंट रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, इसके अक्रॉस कितना होगा? V3। अगर मैं V1 की वैल्यू कहूं कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? दैट इज I R1। What is the value of V2? That is I R2। Value of V3 I what? R3। इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, मैंने 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे लिए, ठीक है। तो V1 इक्वल टू IR1, IR2, IR3। इज इट क्लियर? ये जो वोल्टेज है, ये कंप्लीट वोल्टेज, चूंकि करंट एक ही, आपका वायर एक ही है पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी I, ठीक है। तो I इक्वल टू IR1, IR2, IR3। क्लियर? तो V की वैल्यू कितनी होगी टोटल? V1 प्लस V2 प्लस V3। सो अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं तो B इक्वल्स टू IR इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? V1 की वैल्यू कितनी है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इज इट क्लियर? सो IR इक्वल्स टू, I कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहां पर I से I कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो डायरेक्ट आपके इस तरह से ऐड हो जाते हैं, न्यूमेरिकली इस तरह से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी सर्किट के थ्रू टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी सर्किट के थ्रू क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए नहीं है। नाउ सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट सपोज दिस इज R1, 3 रेजिस्टर ले रहा हूं मैं यहां पर भी, R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। और इनको मैंने एक वोल्टेज से ऐसे ऐड कर दिया, वोल्टेज सोर्स से। दिस इज R1, R2, R3। लेट सपोज I करंट इज फ्लोइंग है। नाउ स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, इस तार में ये जो वायर है यहां तक करंट I है, और चूंकि यहां से 3 वायर आपकी अलग अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो ये I जो करंट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां पर जो जाएगी दैट इज, लेट सपोज I1, ये I2, ये I3, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होगी, उस इस रेजिस्टेंस के लिए जो करंट होगी, I1 यहां के लिए, I2 इसके लिए, I3 तीनों के लिए करंट डिफरेंट होगी। बट द वोल्टेज, the potential difference for the each resistor, for every resistor will be same. Why? Because ends तो हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है, 2 एंड है हमारे पास, तो 2 एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो कितना है? V। तो इसके अक्रॉस भी कितना? V, यहां भी V, यहां भी V। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स सी, सो V फर्स्ट, इसके लिए देखिए I की वैल्यू, यहां पर टोटल I की वैल्यू कितनी होगी? टोटल करंट थ्रू द सर्किट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। आपको फॉर्मूला है याद है, V इक्वल्स टू IR, I विल बी इक्वल टू व्हाट? V अपॉन R। यहां पर लगाइए स्टूडेंट, I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू, R1 है रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्या होगी? V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। इज इट क्लियर? नाउ V अपॉन R इक्वल्स टू
v कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v कैंसिल, टोटल रिजल्ट मेरे पास क्या बना, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि रेजिस्टेंस आपके धीरे धीरे सारे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आपके 3 रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अक्रॉस लगे हों जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम हो, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 व्हाट, 3 तो 5 और 1 6, यानी 6 ओम टोटल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल दिस विल बी रिड्यूस। सो हमारे पास सर्किट कौन सा हमारे लिए सबसे बेटर होगा, जहां पर ऑब्वियस सी बात है जहां पर स्मूथली करंट फ्लो हो। तो स्मूथली करंट फ्लो किस में होगी, करंट फ्लो किस में होगी आपके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है घरों में, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है स्टूडेंट, डोमेस्टिक वायरिंग में हमेशा पैरेलल में यूज होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के और भी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई इस तरह से कोई एक माला हो जिस पर बहुत सारे बल्ब लगे हों, ठीक है, ये आपके सीरीज में लगे हैं सारे के सारे। जो पुराने टाइम की जो मालाएं आती थी स्टूडेंट, उनमें जो जो बल्ब लगे होते थे वो सीरीज में लगे होते थे। अब मान लीजिए ये आपका अप्लायंस खराब हो गया, ये बल्ब आपका खराब हो गया। अगर ये बल्ब आपका खराब हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से सर्किट आपका टूट गया है, यहां से सर्किट टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया है। अब आगे के जितने भी अप्लायंसेस हैं इस सीरीज में, ठीक है, वो भी आपके नहीं चलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज है कि एक अप्लायंस अगर सर्किट में खराब हो जाता है, ठीक है, स्पॉइल हो जाता है, किसी कारण से आपका खराब हो जाता है, या वहां पर कनेक्शन आपका टूट जाता है, किसी कारण से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है एक पे, तो आगे का पूरा सर्किट क्या होगा आपका, पूरा का पूरा सर्किट आपका काम नहीं करेगा। बट इन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या है आपके तीनों अलग अलग है, लेट सपोज, क्योंकि और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम है। मान लीजिए ये अप्लायंस आपका खराब हो जाता है, ये अप्लायंस अगर खराब भी हो गया तो ये दो आपके चलते रहेंगे, या फिर ये मिडिल वाला खराब हो गया तब भी ये दो चलते रहेंगे। लेट अगर ये दोनों ही आपके खराब हो गए तब ये तीसरा आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स फॉर द सीरीज एंड एडवांटेजेस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चूंकि इक्वल रहता है तो सभी अप्लायंसेस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलता है, जिसके कारण आपका वोल्टेज जो करंट ड्रॉप है, या फिर एक मान लीजिए जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें बल्ब लास्ट वाला बल्ब आपका जो है थोड़ा कम ब्राइट होता है क्योंकि पोटेंशियल उसके लिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। लास्ट वाले अप्लायंसेस के लिए वोल्टेज बराबर नहीं पहुंचती, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये प्रॉब्लम नहीं आती। और आप अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज और है स्टूडेंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर अप्लायंसेस को ऑफ करना चाहें तो, या फिर पर्टिकुलर अप्लायंसेस को ही ऑन करना चाहें तो इसके लिए आपको इसी अप्लायंसेस को ऑन कर सकते हैं, ज्यादा आप ऑफ रख सकते हैं, ठीक है। बट सीरीज में आपको अगर किसी को ऑफ करना है तो एक को भी अगर आप ऑफ करना चाहें तो पूरी लाइन ऑफ हो जाएगी, या फिर जब भी हम ऑन करेंगे केवल एक ही स्विच हम यहाँ पर दे सकते हैं, बट इसमें हम मल्टीपल स्विच दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू शुड हैव क्लियर व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, किस तरह से, और व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर सीरीज ओवर द पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो कैसे होते हैं, और इनका जो डेरिवेशन मैंने आपको जो कराया, ठीक है, ये इसका डेरिवेशन, और r = r1 + r2 + r3 इसका डेरिवेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the numerical portion of this chapter also, and we will discuss about the power and energy of energy and power, जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो टिल देन कीप योर स्टडी, ठीक है, अपनी स्टडी अपनी जारी रखिए, कीप कंटिन्यू योर स्टडी एंड वॉच द वीडियो completely. Okay, thank you so much for watching this video.